नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व जैसे एमए प्रवेश के चित्रकला विषय के बारे में, और उसका पेपर चल रहा था अपना एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र, जिसके बारे में अब तक हम जैसे चर्चा कर चुके थे। सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा, सौंदर्य शास्त्र के बारे में, उसके विद्वानों के बारे में, पश्चिम की क्या अवधारणा रही है और पूर्व की क्या अवधारणा रही है। उसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हुए चल रहे थे कि पश्चिम के विद्वान, तो पश्चिम के विद्वानों का जैसे कला के या सौंदर्य के शास्त्र के बारे में, सौंदर्य के बारे में क्या, तो उसमें प्रथम कड़ी के रूप में जैसे हम अब तक चर्चा करते हुए प्लेटो के बारे में, तो प्लेटो के बारे में सारा हम चर्चा। उसके बाद में लिया हमने अरस्तु। तो इससे पूर्व जैसे हमने अरस्तु के बारे में चर्चा करी थी कि अरस्तु का क्या, उसकी भूमिका क्या, उसका बैकग्राउंड, कहाँ उसका जन्म हुआ, क्या कब उसका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में उसका पालन पोषण हुआ, और उसके क्या कला के संबंध में, सौंदर्य के बारे में क्या विचार रहे हैं। उसने कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में अपने क्या क्या विचार, उसके बारे में हम अब तक चर्चा कर। उसी क्रम में जैसे आगे चल रहा था कि अनुकृति का सिद्धांत, तो अनुकृति के सिद्धांत के बारे में जैसे अरस्तु ने बताया था कि कलाकार प्रकृति का अनुकरण आवश्यकता है, वो कहता है। उससे पूर्व प्लेटो उसका जैसे खंडन करता है, ये खंडन करता है प्लेटो का उसका। तो वो कहता है अरस्तु जैसे कलाकार प्रकृति का अनुकरण आवश्यकता है, साथ ही प्रकृति में व्याप्त कमी को अथवा प्रकृति का उच्चतम आदर्श रूप प्रस्तुत करने हेतु निश्चित परिवर्तन भी करता है। अतः वह अनुकरण के साथ साथ नवीन सृष्टि भी करता है। अतः कवि या कलाकार ब्रह्म जगत को गोचर वस्तुओं को नहीं, वरन प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। यहाँ अरस्तु की प्रकृति विश्व की सृजनात्मक शक्ति है। तो ये इन चीज़ों पे हम जैसे इससे पूर्व हमें चर्चा कर चुके थे कि इसके क्या कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में और अनुकृति के बारे में उसके क्या रहा। उससे पूर्व से प्लेटो का अनुकृति के बारे में अलग सिद्धांत था, वो अनुकरण को महत्व नहीं था, जबकि अरस्तु अनुकरण को विशेष महत्व देता है। उसके बाद में अब जैसे अरस्तु का जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह जैसे विरेचन का सिद्धांत, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि विरेचन का सिद्धांत क्या है। विरेचन अर्थात कैथारिसिस, यानी कि विरेचन अर्थात कैथारसिस शब्द प्लेटो के विचारों में सर्वप्रथम दृष्टिगत होता है। उसका विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रयोग अरस्तु ने मानव जीवन और मानव मन पर पड़ने वाले त्रासदी के प्रभाव को उद्घाटित करने के लिए किया था। यानी कि जो कैथारिस शब्द है, वो जो हमारे मानव मन है, उस मानव मन के ऊपर जो उसकी ट्रेजेडी के बारे में या मानव जीवन, मानव मन पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उसके ऊपर प्रभाव क्या, किसी घटना के कारण, दुखांत घटना के कारण या सुखांत के, तो त्रासदी उसके कहता है, वो कहता है कि मानव मन पर पड़ने वाले त्रासदी के प्रभाव को उद्घाटित करने के लिए किया था। विरेचन के संबंध में अरस्तु ने कहा कि त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी किसी ऐसी क्रिया की अनुकृति है जो गंभीर एवं अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें विशेष गरिमा हो, जिसकी भाषा विभिन्न साधनों से अलंकृत हो और कृति के विभिन्न अंशों में सुव्यवस्थित हो। वह वर्णनात्मक न होकर नाटकीय हो। यहाँ अरस्तु नाटक को विशेष महत्व देता है। वो कहता है कलाओं के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ वो है नाटक। नाटक के माध्यम से ही हम सुखांत और दुखांत का जो एक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो कहता है कि वर्णनात्मक न होकर नाटकीय हो, उसमें करुणा तथा भय इस प्रकार संयोजित हो कि उन्हीं संवेगों का विरेचन संपन्न हो सके। करुणा एवं भय के इस विरेचन सिद्धांत की अनेक व्याख्याएं की गई, किंतु इसका अर्थ प्राय आवेगों के शुद्धिकरण से उत्पन्न नैतिक प्रभाव ही लिया गया है। अब जैसे विरेचन के बारे में अलग अलग लोगों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपने मत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ये अरस्तु कहते हैं कि प्राय जो आवेग हैं, हमारे मन के जो भाव हैं, आवेगों के शुद्धिकरण से उत्पन्न नैतिक भाव से ही लिया गया है। और विरेचन का अर्थ है रेचक औषधि द्वारा उदर रोगों की शुद्धि तथा साहित्य में इसका अर्थ है मन के दूषित भावों का शोधन। यानी कि हमारे जो मन है, हमारे मन के अंदर कोई दूषित भाव आते हैं या इस तरह से नेगेटिव नकारात्मक सोच आती है, उसका शुद्धिकरण
उसको किस तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं। वो जैसे नाटक के द्वारा, तो नाटक के जैसे मान लो इन भावों का हम नाटक के द्वारा, अरस्तु के अनुसार कहता है कि नाटक के द्वारा हम इन चीज़ों को विशेष रूप से हम उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो कहता है कि मन के दूषित भावों का शोधन, जिस प्रकार औषधि का प्रभाव शरीर पड़ता है उसी प्रकार त्रासदी का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। वो कहता है जैसे कि दूषित भावों का शोधन होने के पश्चात वो कहता है कि जैसे कि जिस प्रकार एक औषधि का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है उसी प्रकार त्रासदी का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यानी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई दुखांत घटना होती है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे आत्मा या हमारे मन पर पड़ता है और विरेचन द्वारा संवेग संतुलित हो जाते हैं और अंततः मन की शांति की अवस्था से आनंद उत्पन्न होता है। कवि और सहृदय दोनों के लिए ही काव्य रचनात्मक होता है। काव्य रचना या चित्र रचना से कवि या कलाकार तथा काव्य या चित्र के परिशीलन से सहृदय को मानसिक शांति और विश्रांति का अनुभव होता है। इस प्रकार जैसे अरस्तु के बारे में हालांकि ये भी कहते हैं कि अरस्तु खुद भी एक अच्छे वैद्य रहे हैं, जिस कारण उनको औषधियों का अच्छा ज्ञान था, अच्छा उनको जानकारी थी वैद्य के होने के कारण। और इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सौंदर्य शास्त्र में भी कर लिया, क्योंकि रेचक औषधि के गुणों से तथा उसके उपचार से उनको प्रत्यक्ष ज्ञान था। और परवर्ती जिससे पूर्व आचार्यों ने इनके विरेचन सिद्धांत में अलग अलग भाव बताए हैं। अब अरस्तु ने अपने विचारों को जो महत्वपूर्ण थे वो ज़्यादा, तो नाट्य अपने अरस्तु ने अपने जो विचार थे महत्वपूर्ण उनको नाट्य कला के संदर्भ में ज़्यादा व्यक्त किया है। उनके अनुसार जो कवि शुभ क्रियाओं एवं भद्र मनुष्यों की अनुकृति करते हैं उनका मस्तिष्क उदात्त एवं गंभीर होता है। ऐसे कवि पहले प्रार्थना या शोक गीत लिखते हुए दुखांत नाटक लिखने में सफल होते हैं। कुछ कवि अभद्र चरित्रोत्तरा क्रियाओं की अनुकृति करते हैं। ऐसे कवि सुखांत नाटक लिखने में सफल होते हैं। और यहाँ अरस्तु ने सुखांत तथा दुखांत दोनों प्रकार के नाटकों को ललित कला में सम्मिलित किया और आनंदप्रद माना। तो अरस्तु के अनुसार जो नाटक शास्त्र है, नाटक है वो सुखांत और दुखांत यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो उसके अनुसार वो जो अरस्तु कहता है उसने अपने जो नाटक है दोनों प्रकार के नाटकों को उसने अपने जो ललित कला के अंदर उसने सम्मिलित किया और उनको आनंदप्रद भी माना। अरस्तु के अनुसार दुखांत नाटक शुभ व उच्च क्रियाओं की अनुकृति करता है तथा दृश्यमूलक होता है। इसकी भाषा की अपनी विशिष्टता होती है और इसमें एक संपूर्ण यानी कि पूर्ण जीवन चरित्र की अनुकृति होती है। अर्थात दुखांत नाटक स्वयं में संपूर्ण होता है। दुखांत नाटक में सामूहिक एकता होती है और वह प्रत्येक समुदाय तथा जाति के व्यक्तियों हेतु आनंदप्रद होता है। अब जैसे यहाँ पे कहता है अरस्तु कि दुखांत और सुखांत जिसके बारे में अरस्तु ने बताया कि ट्रेजेडी और कॉमेडी जो नाटक हैं, दुखांत नाटक किसी गंभीर आत्म परिपूर्ण एवं निश्चित विस्तार से युक्त क्रिया का अनुव्यवहार है। तो अब यहाँ पे जैसे कहते हैं दुखांत और सुखांत शब्द ये लिए गए हैं, ये अंग्रेजी के ट्रेजेडी, त्रास और कॉमेडी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इन शब्दों के वास्तविक आविष्कारकर्ता अरस्तु के अनुसार त्रासद यानी कि ट्रेजेडी और कामद शब्द का अर्थ सुखांत या दुखांत नहीं। अब यहाँ पर अरस्तु ये भी कहता है कि जो दुखांत और सुखांत के बारे में कि इनका जो आविष्कार अरस्तु ने कहा है कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो कॉमेडी के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, इन शब्दों के वास्तविक आविष्कारकर्ता अरस्तु के अनुसार त्रासद यानी कि ट्रेजेडी के बारे में अरस्तु कहता है कि त्रासद और कामद शब्द का अर्थ सुखांत या दुखांत नहीं। अरस्तु के मत से त्रासद सामान्य जीवन में ऊंचे आचरण का अनुकरण किया जाता है। अब यहाँ पे अरस्तु कहता है कि त्रासद ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं है कि वो कहता है
कि त्रासद और कामद शब्द का अर्थ सुखांत या दुखांत नहीं, बल्कि अरस्तु के अनुसार त्रासद यानी कि ट्रेजेडी सामान्य जीवन में आदर्श से ऊंचे आचरण का अनुकरण किया जाता है, और कामद में निम्न यानी कॉमेडी के अंदर निम्न आदर्श का, त्रासद में देवी देवताओं अथवा संत पुरुषों के उच्च गुणों का परिरूपकार मिलता है, और कामद में शुद्र तथा कुत्सित बुराइयों का उपहास उड़ाया जाता है। ये एक अरस्तु का उसके दृष्टिकोण रहा, उसका एक विचार रहा कि कामद और त्रासद यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के मेन जो मुख्य जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, वो इस प्रकार होने चाहिए। अब जैसे अरस्तु कहता है कॉमेडी, कॉमेडी के अंदर वो कहता है कि जैसे कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ बैड करेक्टर, बेवेडनल विथ रेस्पेक्ट टू एवरी ऑफ वाइस, बट टू बी ridiculous only as being a species spewed as diffamely, since it may be defined to be a fault of defamative of such a sort as neither peaceful nor डिस्टर्ब वी। अब वो कहता है जैसे अरस्तु कि विकास की दृष्टि से कामद यानी कॉमेडी का उद्भव त्रास से पूर्व बताया जाता है, मतलब ट्रेजेडी से पूर्व बताया, किंतु नाटक की एक साधारण कोटि में गणना होने के कारण इस पर विशद विवेचन प्राप्त नहीं हुआ है। धन्यवाद। अब इसके आगे मुझे इसी ट्रेजेडी के बारे में या कॉमेडी के बारे में हम अगले इसमें भाग में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।